कुशल भुरतेल, आसिफ शेख और अनिल शाह की आंधी में उड़ गया नीदरलैंड्स, लिटरली उड़ गया। बैटिंग की पहले मैं बात कर लेता हूँ, बॉलिंग पे बाद में आएंगे। कुशल भुरतेल का नाम सुन के तो वैसी रात को नींद नहीं आती थी। एक नाइटमेयर हैं वो नीदरलैंड्स के, अब ये ऑफिशियल हो चुका है और नीदरलैंड्स कुछ प्लान करता कुशल भुरतेल के लिए, उससे पहले आसिफ शेख और अनिल शाह के रन्स उनके लिए आउट ऑफ द सिलेबस निकल गया है। तो गाइस, नीदरलैंड्स वही टीम है जो वर्ल्ड कप खेली थी, जिसमें वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई नहीं हो पाया था, और वर्ल्ड कप में भी आके उसने साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश जैसी टीमों को हराया था और पाकिस्तान को हराते हराते रह गए थे। तो ऐसी टीम के सामने एशियन कंडीशंस में, और वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, नीदरलैंड्स ने वहाँ परफॉर्म किया था, बट नेपाल में लीग 2 में आते ही उनको पता चल गया कि बॉस ये वो जगह है जहाँ पर हमें सारे रिकॉर्ड्स भूल जाने होंगे अपने लास्ट के। हम कौन हैं, हम क्या है, सब भूल जाओ। नेपाल में आके अपने आप को एक बार टेस्ट करो कि तुम क्या चीज़ हो। पहला मैच ब्लंडर था हमारे लिए नामीबिया के साथ। गलती हो जाती है यार, जब रेगुलरली इतने लंबे टाइम से खेल रहे हो जाता है कभी, मतलब कि कुछ दिन कभी बैठता नहीं है। बट जिस हिसाब की हमें जीत चाहिए थी, डोमिनेटेड वाली, फुल टू चढ़ के खेलने की जो बात हो रही थी, वो आज के मैच में दिख गया। शुरू से ही सुबह का पहला ओवर सोमपाल का जो पहला विकेट था तीसरी बॉल पे, तब से फुल टू पूरे ऑल ओवर द मैच हमने एक एक बॉल पे डोमिनेट कराया। बैटिंग तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 15 ओवर में ही मैच सिमट गया, टारगेट चेज हो गया, क्योंकि प्लेयर्स को पता था और इंस्ट्रक्शन भी थी कि ये लीग में नेट रन रेट की काफ़ी वैल्यू होने वाली है। तो जो हमने रायता फैलाया था लास्ट मैच में, उसको साफ करना था और उसकी भरपाई आज हमें जैसे भी करनी थी। तो टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं था, टारगेट बड़ा ना होने की वजह से हम ऊपर चढ़ के खेल सकते थे। और सबसे अच्छी बात, आज तो 11 के 11 प्लेयर, उसमें से 10 प्लेयर तो ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम हाफ सेंचुरी तो मारी है, सारे बैट्समैन। तो इतनी डीप बैटिंग के साथ आज टीम उतरी थी। भरोसा किया आपने दोबारा ऑलराउंडर्स पे, एक पेसर कम खिलाया, करण केसी बाहर बैठे। तो पिच ही ऐसी है कि आपको 2 पेसर भी ज़्यादा लग रहे हैं इस पिच पे। आपको एक एंड से पेस अटैक, दूसरे एंड से स्पिन अटैक देखने को मिला सुबह से ही। तो टीम सेक्शन काफ़ी अच्छा था, बैटिंग डीप रखी है। मेरे को लगा था सुबह कि ये हाई स्कोर थ्रिलर होगा ये मैच, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर दोबारा जैसा हमने पहले मैच में देखा, 130-40 के अराउंड ही सारी पूरी टीम सिमट गई, नेपाल भी सिमटी थी। मतलब ये लगता जा रहा है कि ये वाली पिच पे सुबह फर्स्ट टॉस जीत के बैट करना सबसे मुश्किल है। और ख़ासकर सुबह के अगर आप 1 घंटे के अंदर बैटिंग ढंग से नहीं करते या संभल के नहीं करोगे, तो आप बैकफुट पे चले जाओगे और प्रेशर आपके इतना आ जाएगा कि फिर आप रेगुलर इंटरवल पे विकेट लूज़ करते जाओगे और ज़्यादा स्कोर बड़ा, मतलब कि 250 इनफ है इस पिच पे पहले बैटिंग करके, मतलब जीतने वाला टारगेट है वो। तो खैर, सुबह की बात करें, बॉलिंग में ललित राजवंशी एक तरफ से छोर पकड़ के बॉलिंग कर रहे थे, विकेट भी निकाले। बट सबसे बड़ा सरप्राइज़, कुशल भुरतेल अपनी लेग स्पिन से जो जादू करते हैं, हमने पहले वो श्रीलंका में देखा था UAE के खिलाफ, जब उन्होंने 6 विकेट लिए थे। तो कुशल भुरतेल, अब देखो, मैंने पहले से ही कहा था कि टीम के अंदर रिस्ट स्पिनर का होना इतना ज़रूरी है, क्योंकि रिस्ट स्पिनर एक ऐसी प्रजाति है जो आपको कहीं भी, किसी भी पिच पे, किसी भी ट्रैक पे, चाहे वो कैसा भी ट्रैक हो, आपको विकेट निकाल के देती है। और उसको रीड कर पाना आसान नहीं होता किसी भी बैट्समैन के लिए, चाहे वो लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, वो दोनों के लिए इफेक्टिव होते हैं। तो रिस्ट स्पिनर जो संदीप लामिछा ने हमारे लिए काम किया करते थे, अभी वो हमारे साथ नहीं है, तो उसकी भरपाई हमें किसी ना किसी को लाके करनी थी। और अगर उसकी भरपाई आपके पास ऑलरेडी जो बैट्समैन है, जो टॉप क्लास है, अगर वही कर दे, तो आपका तो सिरदर्दी ही खत्म हो गई। अब आपको एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो कुशल भुरतेल ने आज वैसे किया। इतना पहले उनकी बॉलिंग पे उतना कंट्रोल नहीं था, बट ग्रेजुअली मैंने देखा कुछ टाइम से उनकी बॉलिंग पे काफ़ी कंट्रोल आ गया। पहले वो वाइड्स एक्स्ट्राज ज़्यादा देते थे और शॉर्ट बॉल काफ़ी फेंक देते थे, बट आज उनकी बॉलिंग को देख के लगा कि कोई प्रोफेशनल लेग स्पिनर ही बॉल फेंक रहा है। तो ये तो नेपाल के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमको ऐसे बॉलर्स चाहिए, ऐसे प्लेयर्स चाहिए। कभी कभार, ये नहीं कि हर बार ही वो करके देंगे, उनके ऊपर नहीं रिलाई होना, बट आपको कुछ ऐसा पार्टनरशिप ब्रेक करने में हेल्प होते हैं ऐसे बॉलर्स। तो कुशल भुरतेल का जो स्पेल था वो आउट ऑफ द सिलेबस था नीदरलैंड्स के लिए। कुछ समझ में नहीं आया उनको कि ये कहाँ से आए। अच्छा, ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। नीदरलैंड्स उनकी बैटिंग से परेशान थी, उनकी बैटिंग के लिए होमवर्क करके आई थी, जो 3 साल पहले उन्होंने जहाँ से छोड़ा था बैटिंग में, उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया है। नीदरलैंड्स मतलब कि अब उनको लग गया कि भाई हमारे
लिए तो पहले इस प्लेयर से निपटो, कुशल से, और उसकी बॉलिंग से भी निपटना पड़ेगा अब। तो ये उनके कुछ समझ में नहीं आया, वो 4 विकेट उन्होंने ले लिए। और ये नहीं कि कोई 4 ऐसे विकेट लिए, मतलब कि प्योर बॉलिंग की काबिलियत के ऊपर लिए। तो जैसे तैसे कम टारगेट पे रखने में सफल हो पाई। पूरे 50 ओवर खेल भी नहीं पाए, 40 ओवर के अंडर ही उनके ऑल आउट कर दिया टीम ने, नेपाल ने। और बैटिंग में आते ही पहली बॉल से जो क्या बोलते हैं कि अटैक होना शुरू हुआ है, मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ देर के लिए ये T20 का मैच है और 15 ओवर के आसपास ही आपने पूरा टारगेट अचीव कर लिया। और T20 का वैसे भी अब वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशंस इसी टूर्नामेंट के अंदर ही हो जाएगी। फिर कुशल और आसिफ से तो जैसे तैसे निपट लेती नीदरलैंड्स। फिर अनिल शाह की एंट्री हो गई। अनिल शाह फिर आउट ऑफ द सिलेबस रहे बैटिंग के अंदर। भाई ये कहाँ से आ गया? नीदरलैंड सोच रहा है कि पहले कुशल से निपट लेंगे, आसिफ से निपट लेंगे, भाई ये तीसरे से कैसे निपटेंगे? फिर और नीचे तो लिस्ट आप देखते जाओ कितनी लंबी है। कुशल मल्ला हैं, देव खनाल हैं, रोहित पौडेल हैं, आयरी हैं, गुलशन हैं, मतलब कि कितनी डीप बैटिंग है। आज की जो प्लेइंग 11 मेरे को मतलब कि ये लगी कि ये जितने का भी टारगेट हो ना आपका, उसके लिए जाएगी चेस करने में। तो ये वो वाला बैटिंग लाइनअप है, प्योरली डोमिनेट करके खेला है आज। देख के लगा नहीं कि नीदरलैंड्स के खिलाफ भी ऐसे कोई बैटिंग कर सकता है। पहले करा था 3-4 साल पहले, बट उस टाइम लगता था कि शायद वो एक फेज से गुजर रहे हैं सारे, कोविड का टाइम था, तो लगे कोई टच में नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो उसमें एक अलग से, बट नहीं, उसी ही स्टाइल में दोबारा डोमिनेट करके खेलना अपने ही होम ग्राउंड में काबिल तारीफ है। और नेपाल ने स्टेटमेंट दे दिया है, पहला मैच था, गलती हो गई, माफ़ी मांगी सबसे। उसके जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में मोंटी देसाई और रोहित पौडेल काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे थे, इवन हंस रहे थे, वो स्माइल कर रहे थे कि होता है, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा सीरियस वाली बात नहीं है, हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम दिखाएंगे। आज कुछ गड़बड़ हो गई है टीम सिलेक्शन में भी, और उसमें भी बैटिंग उस हिसाब से नहीं रह पाई थी। हमारा होम ग्राउंड है, हम डिसाइड करेंगे कैसी क्रिकेट खेलनी है। जो एटीट्यूड है ना, ये आगे वाले टाइम पे बहुत काम आने वाला है। सो गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नेपाल, बहुत ही बढ़िया जीत निकाली। नीदरलैंड्स ऐसी वैसी टीम तो है नहीं, टॉप एसोसिएट नेशन है, सुपर लीग में भी खेल रहे थे, हरा भी रहे थे बड़ी बड़ी टीम्स को, साउथ अफ्रीका हो और वेस्ट इंडीज़ हो, ऐसी टीमों को हरा के वहाँ पहुँचे। तो उनके अंदर डाउट का कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई वैसी टीम को हमने किसी हल्की टीम को हरा दिया है। बड़ी टीम है, नेक्स्ट टेस्ट नेशन बनने का दावा रखती है, बट उसको भी हमने बता दिया कि भाई किधर जा रहे हो, रुक जाओ, देख लो, इधर भी हम भी बैठे। तो आज का जो मैच रहा, बहुत ही मज़ा आया देख के। अब होप यही रहेगा कि यही जो विनिंग स्ट्रीक है और यही जो कंटिन्यूटी है परफॉर्मेंस की, इसको भी जारी रखा जाए, और जो हमारे 2 मैच होने वाले हैं। और नामीबिया का तो बदला लेना बाकी है भाई, ऐसे कैसे, छोड़ना नहीं है। और आसिफ ने कमबैक किया, सबसे बड़ा रिलीफ मिला आज, क्योंकि लास्ट 50 उनकी एशिया कप में आई थी और आज आई, तो आसिफ का कमबैक करना भी ज़रूरी था। टीम के अंदर बहुत ओपनर्स हो रहे हैं, उनको भी बताना है कि नहीं भाई मैं अभी हूँ, बच्चा है क्रिकेट। और अनिल शाह तो अभी अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं भाई, एंजॉय करो बस, देखो जब तक ये कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है T20 में भी फोड़ने वाले हैं। तो अनिल शाह को तो देख के इतना मज़ा आ रहा है, पूछे मत। तो गाइस, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले मैच में, तब तक के लिए नमस्कार।